हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यहाँ तक देख लिया हुआ था। आज हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जो है लेक्चर 3 है क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 का। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का हम आंसर ले लेते हैं कि हाउ विल यू नो वेदर द सॉइल इज़ फर्टाइल और नॉट। मतलब एक दिमाग में क्वेश्चंस आती है, क्योंकि हमने जो अब तक जो देखा था क्रॉप्स उगाने के लिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं देखें कि सॉइल कितना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सॉइल अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी क्रॉप्स या कोई प्लांट ग्रो नहीं करा सकते हो। देन क्वेश्चन इज दिस कि कोई भी सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमको ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो सॉइल टेस्टिंग प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन ऑफ द दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है कि हमको पता कैसे चलेगी कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इसका टेस्टिंग करा लो, है ना। पीरियड द प्रिपरेशन सम अमाउंट ऑफ सॉइल इज कलेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कुछ जिस सॉइल का टेस्ट करना है उसको कलेक्ट कर लेना है। या फिर जो हम बता रहे हैं, स्टेप बता रहे हैं कि हम कैसे किसी भी सॉइल को कलेक्ट करें, टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम जिस सॉइल का टेस्टिंग करेंगे उसका कुछ अमाउंट में हम क्या कर लेंगे, सॉइल ले लेंगे। दिस सॉइल इज सब्जेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ केमिकल टेस्ट टू नो इट्स न्यूट्रिएंट्स पोटेंशियल। अब इससे क्या करो, आप कुछ केमिकल टेस्ट की जाती है इसकी लैब में। एक्चुअली इस टेस्ट के बारे हम लोग आगे देखेंगे, जब आप अगले फर्दर क्लास में पढ़ोगे तब कैसे केमिकल टेस्ट की जाती है सॉइल की, वो आपको वहाँ पे बताई जाएगी। अभी जस्ट इतना जान लेना है कि वो सॉइल का क्या किया जाता है, कुछ केमिकल टेस्ट किया जाता है। उस केमिकल टेस्ट से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितना अमाउंट में है। If it is found that the soil is lacking certain nutrients, then the manures and fertilizers are added। मतलब कि जब इस टेस्टिंग में पता करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, अगर उस टेस्टिंग में यह पता चलता है कि कोई न्यूट्रिएंट्स क्या है कम है, कोई न्यूट्रिएंट्स क्या है ज़्यादा है, या फिर कितना है, क्या देना पड़ेगा, इन सबको देखने के बाद जब लगता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल में क्या है कम है, तब उसमें क्या किया जाता है, मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करके हम उसको क्या की जाती है, बैलेंस की जाती है। प्लगिंग इज देन कैरिड आउट टू इंश्योर द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। और जब ये मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड की जाती है सॉइल को प्रॉपर क्या कहते हैं, बैलेंस करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स को, तो जब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर पुट कर देते हैं खेत में, देन उसके बाद क्या की जाती है, प्लगिंग की जाती है। प्लगिंग करने के बाद क्या हो जाता है, ये जो हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया सॉइल में, वो एक प्रॉपरली मिक्स हो जाती है ना। तो इसका क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर देख लिया। अब जो है हम लोगों ने फर्स्ट में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप हम लोग ने देख लिया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जो है हम देखेंगे सॉइंग। क्या देखेंगे, सॉइंग। ये जो है सेकेंड स्टेप है, क्रॉप प्रोडक्शन का सेकेंड स्टेप है सॉइंग। इसमें हम लोग सॉइंग करेंगे। सॉइंग का मतलब होता है बीजारोपण। क्या होता है, बीज रोपण। बीज मतलब सीड। सीड को जो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सॉइल में, तो इसे ही बोल देंगे बीजारोपण या फिर सॉइंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोइंग में सीड देते हैं खेत को, ठीक है। अब हम ये पता करना होगा कि ये जो सीड है वो सीड हेल्दी है या नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये भी जानना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम जो सीड देंगे खेत में जिससे कि प्लांट्स ग्रो होंगे, अगर वो सीड हेल्दी नहीं हुआ तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो अच्छे प्लांट के लिए हमको अच्छे सीड का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हम आगे देखेंगे, और सोइंग क्या होती है इन सब चीज़ को भी हम देखेंगे। फर्स्ट कहता है टू ऑप्टेन हायर क्रॉप यील्ड्स हेल्दी सीड्स मस्ट बी सोन। अगर हमको अच्छी क्वालिटी का क्या करना है, सीड प्लांट ग्रो करानी है या फिर हेल्दी क्रॉप्स उगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छा हेल्दी सीड को बोना भी पड़ेगा। अगर अच्छा सीड आप बोओगे नहीं तो फिर आपको अच्छा सा क्रॉप्स नहीं उगेंगे। डू यू नो व्हाट इज सोइंग। अब आपको आता है कि सोइंग होती क्या है ना। तो हमने यहाँ पे बोला था, अब नेक्स्ट ये सेकंड स्टेप है सोइंग। तो सोइंग क्या होती है, तो सोइंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ऑफ सीड इन द सॉइल। सॉइल में सीड को प्लांट करने के लिए क्या कहते हैं, सीड प्लांटिंग ऑफ सीड्स को सॉइल में देने का जो प्रोसेस होता है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोइंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, मिलेट्स एक्सेट्रा आर गॉन बाय सोइंग सीड्स, हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड बाय फॉर सोइंग। मतलब कि जैसे कि हमको जैसे कि मान लो वीट का मेज का, मिलेट्स का, इन सब का क्रॉप्स उगाना है, तो इन सब का सीड क्या करते हैं हम, या फिर सीड ही एक्चुअली ये सभी खुद अपने में सीड ही है। जैसे वीट हो गया तो वीट भी एक प्रकार क्या है,
सीड है, मेज क्या है, सीड है। तो इस सीड को हमको क्या करना होता है, सॉइल में ऐड करना होता है। क्या होता है, सॉइल में ऐड करना होता है। जब हम इसको सॉइल में ऐड कर देते हैं तो वही क्या हो जाती है, सोइंग सीड्स हो जाती है। उस सीड्स का सोइंग हो जाता है और उसके बाद अब आपको प्लांट्स ग्रो होंगे। ग्रो कराने के लिए ये सभी जो स्टेप्स देखे थे उस सभी स्टेप्स को देखेंगे और आपका प्लांट ग्रो हो जाएगी और बाद में आपको फिर से ये वीट मिलेंगे अच्छे ज़्यादा अमाउंट में जितना आपने दिया हुआ था खेत को। तो सोइंग समझिए क्या होता है, सोइंग क्या है, सॉइल में सीड देने का प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सोइंग बोल देते हैं। However, all seeds look the same. How do we know which seeds are healthy? हमने पहले भी क्वेश्चन बोला कि हमको सोइंग के लिए क्या चाहिए, सीड चाहिए। और सोइंग होती क्या है, तो सॉइल में सीड देने की प्रोसेस। और हमको जो है सभी सीड एक ही प्रकार का दिखता है, सभी सीड्स क्या होते हैं, एक ही प्रकार का दिखता है। तब क्वेश्चन आती है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कोई सीड क्या है, हेल्दी है या फिर कोई सीड हेल्दी नहीं है, कैसे जानेंगे। इसके लिए आपको नीचे बता रहे हैं, इसको फॉलो करना है। इन लार्ज एग्रीकल्चर फार्म्स हाई क्वालिटी सीड्स आर परचेज्ड और सिलेक्टेड बाय मेनी मेथड्स। बहुत बड़े मतलब एग्रीकल्चरल फार्म में जहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में खेती की जाती है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे अलग अलग मेथड से क्या होती है, सीड का सिलेक्शन होती है। इनमें से एक आपको यहाँ पे मेथड्स आपको बताई गई है जिससे कि हम सीड को जनरली आप इजीली क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिया है एक एक्टिविटी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप है द फर्स्ट गिवन बिलो इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड टू नो इफ द सीड्स आर हेल्दी। ये जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें आपको पता चल सकेगा कि सीड्स हेल्दी है या फिर नहीं है। क्या मेथड है, तो टेक अराउंड 100 ग्राम व्हीट सीड्स एंड पुट देम इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। करना क्या है, आपको जितना सीड्स जो है मतलब जितना अमाउंट का जितना सीड्स आपको सोइंग करनी है उतना अमाउंट, इसमें 100 ग्राम में एक एग्जाम्पल दे दिया है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि 100 ही ग्राम ले सकते हैं, आप 1 kg भी ले सकते हैं, बट 1 kg के लिए आपको ज़्यादा बड़ा कंटेनर चाहिए होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हमको सभी सीड्स को एक ही बार हम क्या करें, जैसे मान लो हमको जो सोइंग करना है 2 kg सीड का करना है, मान लो हमको 2 kg सीड्स का, पेन चल ही नहीं रही, 1 मिनट फिर से मैं चेक करता हूँ। मान लो कि हमको मान लो कि हमको क्या चाहिए, 2 kg, पेन इज नॉट वर्किंग, 2 kg का ये चलिए हमको क्या चाहिए, मान लो कि 2 kg सीड्स का क्या करना है, सोइंग करना है। तो उस 2 kg सीड्स को सोइंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको दोनों kg को पानी में डुबोना पड़ेगा। उससे अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 kg सीड्स एक ही बार पानी में मतलब कि आपको देना पड़ेगा। आप आधा आधे kg करके भी 4 बार में कर सकते हो। तो बस यहाँ पे 100 ग्राम एक एग्जाम्पल लिया है, आपको जिस अमाउंट में सीड लेना है, जितना बड़ा कंटेनर है उस कंटेनर के हिसाब से आप उतना सीड ले सकते हो। ठीक है, हमने सीड को पुट पानी में दे दिया, यहाँ पे दिखा है। सेक द कंटेनर एंड लीव इट असाइड। और इसके बाद क्या करें, जैसे ही इसमें पुट करो तो थोड़ा सा इधर उधर हिला दो ताकि सीड जितने भी सीड्स है वो जो पानी में चले जाए। उसके बाद थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। आप देखोगे कि यू विल ऑब्जर्व दैट वाइल सम सीड्स आर फ्लोटिंग अदर सेटल एट द बॉटम। उसमें देखोगे कि कुछ सीड क्या है नीचे बैठ गई है और कुछ सीड क्या है आपको ऊपर तैर रही है। जनरली द फ्लोटिंग सीड्स आर स्पॉइल्ड और इटेन। ये जो ऊपर तैर रही है ना सीड, ये क्या होती है, डैमेज सीड होती है। क्या होती है, डैमेज सीड होती है, ये हेल्दी सीड नहीं होते हैं, मीन्स अनहेल्दी सीड्स होते हैं। एंड जो नीचे बैठ गया है वो क्या है, हेल्दी सीड्स है। तो हम इस सीड को क्या कर सकते हैं, सोइंग करेंगे, ये बेटर होगा। इसको करोगे तो आपका क्रॉप यील्डिंग नहीं होगी, जनरली क्रॉप्स भी नहीं उगेंगे, है ना। इस तरह से सीड का को सिलेक्ट करके हमको क्या करना है, सोइंग करना है। कोई दिक्कत, सोइंग कैसे करेंगे हमने समझ में आ गया। डू यू नो हाउ सीड्स आर साउंड इन अ लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड्स। बहुत बड़े बड़े देखो फील्ड्स जो होते हैं, मतलब सोइंग क्या होती है हमने वो देखा, सोइंग करने के लिए सीड्स की ज़रूरत होती है हमने देखा, सीड्स का कैसे हम सेलेक्ट करेंगे इसको हमने देखा। अब देखो कि फार्मर्स जो होते हैं इंडिया में 3 लेवल पे होते हैं। एक ऐसे फार्मर होते हैं जिसके पास खुद का ज़मीन नहीं होता है, दूसरे की ज़मीन पे क्या कहते हैं अपना क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं और हाफली बांट लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद से करते हैं, उसके पास खुद उतना ज़मीन होता है और वो खुद से करते हैं जिससे कि उसका जीवन यापन चल जाता है। और तीसरा होता है जो बहुत बड़े लेवल पे खेती करती है और एक कमर्शियल वे बना दिया है जिससे कि उसका मतलब कि अच्छा खासा इनकम होता है, मतलब रिच फार्मर यू कैन से, है ना।
तो जब आप बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे कैसे सीड सॉन की जाती है, देखो छोटा सा एरिया होगा तो इसमें आप हाथ से भी छोटा ऐसे ऐसे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे पैमाने पे हमको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, जैसे कि हमको मान लो यहाँ से यहाँ जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हमको दिल्ली यहाँ से मतलब बहुत दूर मतलब 500-600 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। जनरली हम पैदल नहीं निकल पाएंगे। उसी तरह से जो स्मॉल फील्ड होते हैं उस पर स्वइंग करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, छोटे पैमाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वही क्वेश्चन है कि लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे कैसे सॉल्व की जाती है। तो स्टूडेंट्स और ऑन द विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड्स, यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हैं जिसके तरीके से क्या होता है स्वइंग की जाती है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड। पहला क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। But traditional method of sowing seeds include the use of funnel-shaped tool. Seeds to be sown are filled in the funnel and passed through the 2 or 3 pipes having sharp end of these pipes press through the soil and sow seeds in the soil. यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आप देख सको। अब देखो ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। ये देखो फनल शेप है, इसमें क्या की जाती है, सीड दे दी जाती है। उस जैसे जैसे ये बैल आगे बढ़ती है तो ये जो है ये भी नीचे आगे बढ़ता है, और इससे क्या होता है धीरे धीरे सीड्स क्या होते हैं निकलते हैं, और इनके पास हैंडल होता है कि कब सीड्स नीचे गिराना है, कब नीचे नहीं गिरना है। और 3-4 पाइप ऐसे ऐसे लगे रहते हैं उस एक ही बार में, 3-4, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों बार में क्या होता है फनल शेप में मतलब सॉइल के अंदर जाता है, वहाँ पे सीड छोड़ के फिर आगे बढ़ जाता है। इसके हाथ में हैंडल होते हैं और यहाँ से सीड्स जनरली जाते हैं, यहाँ पे सॉइल में मिक्सअप होते हैं, एंड देन क्या होता है बैल आगे बढ़ती जाती है और स्विंग आगे होते जाता है, और यही मेथड्स के द्वारा क्या होते हैं आपकी स्विंग होती है। ये है ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड जो होता है सीड ड्रिलिंग। अब देखो यहाँ पे बैल आपको जितना दूर खींचेगी, मतलब ये जो है ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, ये क्या है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा इसमें लेबर लगेगा। तीसरा ये छोटे इतने मतलब ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। पता चला 10-15 दिन तो स्विंग करने में ही लग गई है ना, तो वो बेटर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होती है, नया मेथड्स लाया जाता है, नया मेथड्स इंट्रोड्यूस की जाती है, जब बोलते हैं सीड ड्रिलिंग। सीड ड्रिलिंग क्या है, सीड ड्रिलिंग आर ऑटोमेटिक डिवाइस विच सॉ सीड्स एन इक्वल डेप्थ। ये क्या है, इसमें देखो यहाँ पे पीपल्स करते थे अपने से, लेकिन ये क्या है ऑटोमेटिक डिवाइस है, जिससे क्या होता है कि इक्वल डेप्थ इक्वल राइट डिस्टेंस पे क्या होती है इसमें स्विंग होते जाती है। ठीक है, सीड ड्रिलिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फनल शेप होता है, फनल शेप होता है, जिसमें क्या होता है सीड यहाँ पे भरी रहती है, और फिर हर यहाँ से वैसे ये तो सीड ड्रिलर नहीं लग रही है, ये तो हमको लग रही है कहीं इमेज कुछ दूसरा आ गया है, ये लग रही है हमको प्लगिंग करने का मशीन है ना, वटेवर देख सकते हो। इसी तरह से क्या होती है हर एक जगह पाइप लगे रहते हैं, और हर एक पाइप में क्या होती है यहाँ से फनल शेप होता है, और फनल में क्या होते हैं बहुत सारे सीड्स होते हैं। ये जो है इसे ट्रैक्टर जो होती है मशीन वो इसे खींचता है, और फिर इधर क्या होता है हर एक में सीड नीचे जाती रहती है। ये एक्चुअली सीड ड्रिलर का मशीन का फोटो नहीं है, ये जनरली दूसरा फोटो इसमें आ गई है। चलिए कोई नहीं, आप गूगल मीट करके यूज़ करके देख सकते हो कि सीड ड्रिलर कैसे होती है, सीड ड्रिलर को आप मशीन वाला देख सकते हो, है ना। तो दो मेथड हमने देखा, सीड ड्रिलिंग ये एक ऑटोमेटिकली, ये क्या है बेटर चीज़ें हैं, और ये ट्रेडिशनली जो कि हम लोग प्रीवियसली करते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसका बेनिफिट्स है इट अलाउ स्विंग सीड एन इक्वल अप्रोप्रिएट डेप्थ। ये क्या करता है जितना मतलब मान लो ये लैंड है, अगर हम इसके ऊपर मतलब कि क्या कहते हैं सीड को छोड़ दें तो सीड या तो जर्मिनेट नहीं होगा, या फिर क्या कहते हैं बर्ड्स खा लेगी प्रॉपरली, ये एक्चुअली से ग्रो नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा। इसको क्या होना चाहिए, एक राइट डेप्थ ज़मीन के अंदर क्या होना चाहिए, मान लो लैंड यहाँ से यहाँ लैंड है, तो इसको एक सर्टेन डेप्थ चाहिए होता है जहाँ पे इसको वार्म टेम्परेचर सब कुछ एडिक्वेट अमाउंट मिले ताकि ये जर्मिनेट हो पाए। तो सीड ड्रिलर से क्या होती है ये उसको राइट डेप्थ मिलती है ताकि सीड क्या हो सके ग्रो हो सके। दूसरा आता है सीड्स हैज राइट डेप्थ कैन नॉट बी पिक्ड बाय बर्ड्स। ये जो है जैसे ही इसके नीचे गया तो ये बर्ड्स पिक नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, तो एक्चुअली तो उस ज़मीन के अंदर गया, और दूसरा क्या होता है ये जब बाहर निकलता है कौन इसका फनेल, एक्चुअली ये इमेज नहीं है, इसका एक अच्छा सा इमेज देख लीजिएगा। जब इसका फनेल जब बाहर निकलता है तो अपने आप क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं बाहर मतलब कि क्या कहते हैं मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही हमने यहाँ पे दिया तो यहाँ का स्वेल थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, वो स्वेल को ये क्या करता है फिर से इसके ऊपर दे देता है। मतलब एक बार गया बाहर निकला यहाँ पे सीड छोड़ दिया, उसके बाद इसमें स्वेल दे देता है कि बर्ड से पिक नहीं कर पाती है। तीसरा सीड्स के बीच में क्या होता है एक राइट डिस्टेंस ये छोड़ देता है।
तो इस तरह से क्या होते हैं इसके बेनिफिट्स हैं। इस सीड से सॉइन प्रॉपर रॉज रिजल्ट इन यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड रिड्यूस ओवर क्रॉडिंग। ये एक प्रॉपर रॉ में एक तरीके से ग्रो कराती है ताकि क्या होती है ओवर क्रॉडिंग नहीं होती है और प्रॉपर क्रॉप्स ग्रो होते हैं। देयर बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट न्यूट्रिशन वाटर एंड सनलाइट फॉर ऑल प्लांट्स। अगर ओवर क्रॉडिंग नहीं होगी, जनरली हर एक राइट डिस्टेंस और राइट डेप्थ में होगी, तो उसको एजुकेट अमाउंट में सनलाइट न्यूट्रिएंट्स सभी मिलेंगे जिससे कि वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड दिया है क्या, तीसरा मेथड दिया है नहीं, तीसरा मेथड हम लिख देते हैं, दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तीसरा क्या मेथड लिख देना है यहाँ पे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि जनरली क्या करते हैं, जिसके पास ना ही सीड ड्रिलर होते हैं ना ही ट्रेडिशनल मेथड होता है सोइंग करने का, तो वो लोग क्या करते हैं हाथ में सीड लेके, हाथ में सीड लिया और इसको खेत में जाके ऐसे ही, मतलब हाथ से आप लोग देखे होंगे गांव बड़े समय ऐसे होता है, हाथ में से क्या कर जाता है स्प्रीड कर दी जाती है जनरली। तो ये जो खेत में स्प्रीड कर देते हैं हाथ से, ये होती है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, मतलब हाथ में से छीट देना सीड को, वो क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ये जो है उतना बेनिफिशियल नहीं होती, क्यों नहीं होती, एक्चुअली ये ज़मीन के ऊपर ही रहता है, जैसे बर्ड वगैरह से आसानी से खा लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि यह राइट डेप्थ राइट डिस्टेंस मिलती है ना, कहीं पे ज़्यादा डेंस हो जाता है, कहीं पे दूर दूर हो जाता है, तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, यहाँ का क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं होगा, यहाँ का ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर अच्छा मेथड नहीं होता है ब्रॉडकास्टिंग। एक्चुअली ये पुराने ज़माने में की जाती थी। सॉरी, अब जो है अगला आ जाता है आपका थर्ड, हमने तीनों मेथड ने देख लिया। अब आता है डू यू नो दैट ऑल प्लांट्स आर नॉट प्रोपेगेट थ्रू सीड्स। कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो सीड के द्वारा ही नहीं ग्रो होते हैं। आपको याद होगा क्लास 6 जिसमें हम क्या करते हैं, या फिर आप प्रीवियस क्लास पढ़े होंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि कैसे अलग अलग सीड को क्या कहते हैं, या फिर अलग अलग प्लांट जो होते हैं अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं। क्लास 7 साइंस में हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन, लीफ के द्वारा, रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, ये सब अलग अलग मेथड्स जिसके द्वारा क्या होते थे, नया नया प्लांट्स ग्रो होते थे, मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट इस चैप्टर का नाम था। तो वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, जो सभी प्लांट होते हैं वो सीड्स के थ्रू ही नहीं ग्रो होते हैं। यहाँ पे कुछ टेबल दिए गए जो कि अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं, जैसे कि रोज हो गया, ये स्टेम के द्वारा होता है। शुगर केन जो होता है वो भी स्टेम के द्वारा होता है। बनाना क्या होता है, रूट के द्वारा होता है। ब्रायोफिलम क्या है, ये भी क्या है, ये जो है लीफ के द्वारा होता है। पोटैटो क्या है, यह स्टेम के द्वारा, मतलब एक्चुअली होता है तो रूट से, लेकिन ये मॉडिफाइड स्टेम होता है, इसके लिए जनरली स्टेम वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, मॉडिफाइड रूट्स होते हैं। कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने दूसरा मेथड देख लिया। अगर आपको याद होगी ये वाला चीज़ें, तो हम लोग यहाँ पे देखे हुए थे कि किस क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दें, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हुआ था कि कैसे कैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या कहते हैं, तो यहाँ पे स्टेप देखे हुए थे कि पहले हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन, ये मैंने हम लोग पिछले वीडियो में देखा। अभी देखिए सोइंग, ये जो देख रहे हो हाथ से छीट रहे हो, यही क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना, ये तीसरा क्या है, स्टेप है। तो हम लोग तीसरे स्टेप पे जाएंगे एंड फोर्थ स्टेप है इरिगेशन। तो इरिगेशन को भी देखेंगे, सभी स्टेप्स को बराबर बराबर देखेंगे। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, अभी यहाँ तो ये सब हमने देख लिया यहाँ तक। अब जो है हम थर्ड स्टेप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये क्या है, थर्ड स्टेप है ना। डू यू नो व्हाट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर आर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर ऐड करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मैन्योर क्या होता है एंड फर्टिलाइजर क्या होती है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर सब्सटेंसेस। मैन्योर फर्टिलाइजर क्या है, सब्सटेंस है सॉरी, विच आर एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट। एक चीज़ है ये, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, चीज़ है जो कि सॉइल में ऐड की जाती है ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल का क्या हो सके, अच्छा हो सके, हेल्दी हो सके, जिससे क्रॉप्स या प्लांट क्या हो सके, प्रॉपरली ग्रो हो पाए, है ना। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या है, एक चीज़ है जो कि सॉइल में मिक्स की जाती है। क्या की जाती है, सॉइल में मिक्स की जाती है ताकि सॉइल को सभी न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो सके सॉइल का, और प्लांट को अच्छे से जर्मिनेट करा पाए। कैन यू टेल हाउ सॉइल बिकम डिफिशियंट इन न्यूट्रिएंट्स। आप मतलब कि कैसे कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट्स का जो मतलब न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे कम हो सकता है, क्या आप इसको बारे में जान सकते हो, क्या आप इसके बारे में बता सकते हो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स कम होती क्यों है। तो समटाइम्स फार्मर ग्रो द सेम क्रॉप्स आफ्टर एवरी ईयर इन द फील्ड। कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप्स को जो है
लगातार मतलब कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सालों भर क्या करते हैं, एक ही प्रकार के या फिर लगातार क्रॉप्स उगाते रहते हैं। दिस लीड्स द डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जिसके कारण क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कमी हो जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल फिर से देखो, जैसे कि मान लो ये खेत है, क्या है, खेत है, आप क्या कर रहे हो, लगातार क्रॉप्स उगा रहे हो, क्या कर रहे हो, लगातार क्रॉप्स उगा रहे हो। तो अभी क्या है कि सॉइल हेल्दी है, सॉइल क्या है, हेल्दी है, मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में है। तो सभी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में है तो सभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अब आपने इसको हार्वेस्टिंग कर लिया, फिर से नया सॉइल जो खरीफ क्रॉप्स होगा आपने उसको ऐड कर दिया, फिर से ये ग्रो होगा। तो इसका जो न्यूट्रिएंट्स है किसका, सॉइल का, तो प्लांट यूज कर रहा है ना। प्लांट का न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो तो यूज हो रहा है प्लांट द्वारा, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो किसी यहाँ पे कोई कटोरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है और हम इसमें कुछ धीरे धीरे निकालते जाए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और प्लांट ग्रो हो रहे हैं उस न्यूट्रिएंट्स का यूज करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। तो जो जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है, कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सभी प्लांट के द्वारा यूज किए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नेट फॉस्फोरस, बोरॉन, ये सब कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के द्वारा, जो कि लगभग लगभग हर एक क्रॉप्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये कमी हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, विच इज यूज्ड बाय द पर्टिकुलर क्रॉप्स इन द फील्ड, और उस क्रॉप के द्वारा ये सब यूज किए जाते हैं, तो सॉइल में इसकी कमी हो जाती है। और इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, क्योंकि इस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के पास ये एबिलिटी होती है, या फिर उसमें जिस चीज़ की कमी है, मान लो कि नाइट्रोजन की कमी है, तो मैन्योर में नाइट्रोजन होती है, क्या होती है मैन्योर में, नाइट्रोजन, वो इसमें इसको प्रोवाइड कर देगी। तो नाइट्रोजन की कमी थी वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन, पहले हमने देखा कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर होती क्या है, तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर एक चीज़ है जो कि सॉइल की क्या करती है, फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि सॉइल में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी क्यों हो जाती है, तो हमने यहाँ देख लिया क्यों कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि क्या होती है, अब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को अब अलग अलग देखेंगे, इसमें क्या, इसका क्या बेनिफिट्स है, मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, इसको डिटेल में अलग अलग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मैन्योर्स के, और मैन्योर्स का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मैन्योरिंग, मीन्स हम लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे मैन्योरिंग का। मैन्योरिंग क्या होती है, तो फार्मर्स ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू रिप्लेनिंग सॉइल, रिप्लेनिश सॉइल। जैसे कि देखें हमने, जब फार्मर्स लगातार क्रॉप्स उगा रहे थे फील्ड से, तो वहाँ पे क्या हो जा रही थी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही थी। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है, तो इसको फुलफिल करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि क्या हो सके, सॉइल की फिर से न्यूट्रिएंट्स रीगेन हो सके और फिर से प्लांट ग्रो हो सके। तो ये जो क्या कहते हैं, ऐड करना हुआ सॉइल एंड फर्टिलाइज़र को, सॉरी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को सॉइल में, यही ऐड करने को बोलते हैं मैन्योरिंग। इसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। हम ये कह सकते हैं कि मैन्योरिंग इज़ द प्रोसेस टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र टू द फील्ड। सिंपल से हम इस तरह से डिफाइन इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मैन्योरिंग क्या होता है कि वह प्रोसेस जिसमें कि फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, कोई दिक्कत। हम देखते हैं मेन्योर्स के बारे में। मेन्योर्स क्या होता है, तो मेन्योर्स आर द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। मेन्योर्स क्या है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है। दिस इंक्लूड कैटल डंग, ऑयल केक्स, वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा। इसमें क्या होते हैं, कैटल डंग जैसे कि गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, ये सभी क्या हो, कैटल डंग हो गया। ऑयल केक्स, जैसे कि मान लो कि जैसे आप कभी मशीन पे गए होंगे सरसों का तेल लेके, सरसों लेके, तो वहाँ पे मशीन वाले क्या करते हैं, उस सरसों से सरसों का तेल निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसका वेस्ट बचता है, जैसे हम लोग जनरली भाषा में खली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, आप कमेंट भी बताना। तो वही होती है ऑयल केक्स, है ना। वेजिटेबल वेस्ट, जैसे कि मान लो कोई सब्जी उसको छीलते हैं, तो वही क्या है, वेजिटेबल वेस्ट है। तो दीज एनिमल प्लांट वेस्ट आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा हुआ था, कुछ याद है आपको क्लास 6 में, तो हम लोग आपको बताए थे वर्मी कंपोस्ट। आप ये भी वैसे अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो इसका नाम सुने ही होंगे, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में। इसमें क्या होता था, अर्थवॉर्म होता था, क्या होता था, अर्थवॉर्म होती थी। वो क्या होती थी, ये जो प्लांट वेस्ट है या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको ये क्या करते थे, कंपोस्ट में बदल देता था, उसी कंपोस्ट को बोलते थे वर्मी कंपोस्ट। उसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि अर्थवॉर्म, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अर्थवॉर्म ही इस थिंग्स को चेंज कर सकता है। कुछ कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये भी उसको चेंज करके कंपोस्ट में बदल देता है, और यही डिकम्पोज मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं,
समझ में आ रही कि जितने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो उसको जो डिकम्पोज कर देता है जो बैक्टीरिया फंगस, वही क्या है, मैन्योर है। इट कंटेन्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये क्या, इसमें क्या होता है, तो प्लांट के द्वारा जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होता है वो इस मैन्योर में होता है। मैन्योर क्या होता है, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको जब माइक्रो ऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी उसको डिकम्पोज कर देता है तो उसे हम लोग मैन्योर बोलते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे अर्थवॉर्ड में यहाँ पे आप यहाँ पे ले सकते हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। तो मैन्योरिंग आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मैन्योर होती क्या और इसका क्या होती है हमने देख लिया, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं इसको देखेंगे। ये क्या क्या करता है, तो इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। दूसरा, इम्प्रूव्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर रखने की क्षमता को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, वाटर रखने की क्षमता को बढ़ा देता है। ज़्यादा वाटर रहेगा तो प्लांट अच्छा हेल्दी रहेगा। दूसरा, सॉइल का टेक्सचर बढ़ा देता है, सॉइल टेक्सचर बोले तो एरिएशन उसका बढ़ा देता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए, जैसे अर्थवॉर्म हम देखे हुए थे कि फार्मर्स का फ्रेंड होता है अर्थवॉर्म, उसको ये ग्रो होने के लिए एक एडिक्वेट सराउंडिंग प्रोवाइड करता है। तो यही होती है सॉइल की टेक्सचर। जब आप मैन्योर ऐड करते हो, मैन्योर को ह्यूमस भी आप बोल सकते हो, मैन्योर को आप ह्यूमस भी बोल सकते हो, जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये सॉइल का टेक्सचर को बढ़ा देता है। तीसरा क्या काम करता है, रिप्लेनिश सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, रिप्लेनिश कर देता है, मतलब जो घट गया था उसको फिर बराबर कर देता है। साथ ही साथ इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या करता है, ये इम्प्रूव कर देता है। कैसे, क्यों इम्प्रूव कर देता है, तो हमने बताया कि सॉइल के टेक्सचर को बदल देता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसको बदल देता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन उसका फिजिकल कंपोजिशन नेचर जो होता है उसको बदल देता है। और फिर जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए बेटर होता है, एरिएशन बढ़ा देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है। तो ये सभी क्या है, मैन्योरिंग के क्या है एडवांटेज है, मैन्योर की क्या है, फायदा है। अब अगला आता है व्हाट इज यूरिया, क्या है ये, व्हाट इज यूरिया। हम लोग जनरली देखते हैं कि क्या कहते हैं, हम जब क्या कहते हैं फार्मर्स वगैरह सब खेत वगैरह सब जाते होंगे तो वहाँ पे यूरिया यूरिया बोली जाती है, क्या बोली जाती है, यूरिया यूरिया। हम लोग फर्टिलाइज़र जो है, पहले हमने मैन्योर देख लिया, फर्टिलाइज़र पे बाद में आएंगे, क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र पे बाद में आएंगे, पहले हम यूरिया के बारे में जान लेते हैं, यूरिया क्या है। तो यूरिया एक भी यूरिया भी एक फर्टिलाइज़र है। पहले हम जनरली जो भाषा सुनते हैं यूरिया यूरिया, यूरिया के बारे में जान लिए, यूरिया क्या होता है, ये भी एक फर्टिलाइज़र है, यूरिया का एक फर्टिलाइज़र है। अब फर्टिलाइज़र क्या होता है, तो फर्टिलाइज़र आर सब्सटेंस, फर्टिलाइज़र आर सब्सटेंस या फिर कोई चीज़ है विच आर रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, पूरा भरा पड़ा होता है। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन पोटासियम टू द सॉइल, ये क्या करता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसके किसको, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को। अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, क्या ये फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स एक केमिकल मतलब ये केमिकली प्रिपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है, केमिकली प्रिपेयर किया जाता है। ये जो है ये नेचुरली प्रिपेयर किया जा रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके, लेकिन ये केमिकली प्रिपेयर किया जाता है लैब में, है ना। ये क्या करता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ये कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ये सभी न्यूट्रिएंट्स लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कोई सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, सर्टेन फर्टिलाइजर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक फर्टिलाइजर ऐड करें, जैसे कि यूरिया, यूरिया क्या फर्टिलाइजर है, अगर हम यूरिया छिड़क दिए खेत में तो सभी न्यूट्रिएंट्स खेत में आ जाएंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई। अगर हम कुछ फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल ले लें तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, एनपीके, एनपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम होता है। ये सभी क्या है, अलग अलग फर्टिलाइजर है जो कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया हो गया, यूरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, अमोनियम सल्फेट अमोनियम प्रोवाइड करता है सॉइल को, पोटासियम क्लोराइड पोटासियम सल्फ प्रोवाइड करता है। तो ये सभी क्या है, अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं जो कि इस तरह से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत। अब जो है यहाँ पे कुछ आपको क्या कहते हैं एक्टिविटी दिखाई गई है, इस एक्टिविटी के द्वारा दिखाई जाती है। देखो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर जो है दोनों क्या करता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इस दोनों में से बेस्ट कौन है, मीन्स सब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजर करेगा। कौन करेगा, फर्टिलाइजर। और इसमें जो है तो ये क्रॉप्स अच्छे होते हैं, फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, क्रॉप्स अच्छे होते हैं।
ठीक है। लेकिन मेन्योर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मेन्योर इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम क्रॉप्स यील्डिंग होती है। इसका एक एग्जांपल के तौर पे हम बता देते हैं। जैसे कि एक चीज़ बताओ, आपका जो है सिर्फ साइंस क्या है, वीक है। आपका क्या है, सिर्फ साइंस वीक है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ साइंस आपको पढ़ाते हैं, आपका सभी सब्जेक्ट बेस्ट है बट साइंस वीक है। हमने क्या किया, साइंस आपको पढ़ाया और साइंस स्ट्रांग हो गया, तो आपका सभी सब्जेक्ट क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। लेकिन अगर हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाएं, आपका वीक है सिर्फ साइंस और सभी सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है हम डायरेक्ट फोकस साइंस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो साइंस पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो साइंस हमारा वीक ही रह गया ना। मतलब थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट हो गई, लेकिन प्रॉपरली जिस तरह से ये सिर्फ साइंस पढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ साइंस पढ़ा रहा है, तो इसका तो ज़्यादा मतलब साइंस का स्ट्रांग हुआ विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि आपने तो फिर से सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। बातें समझ में आ रही है, तो इसीलिए साइंस इसका मजबूत हो गया, लेकिन साइंस आपको क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, क्योंकि आप सभी सब्जेक्ट फिर से पढ़ रहे हो। जबकि जो जो मतलब आपका स्ट्रांग है, जो जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब जिस पे आपका कंट्रोल है, वो भी पढ़ रहे हो। तो जो कंट्रोल था तो ठीक था और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन साइंस उतना प्रॉपरली अच्छा से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। किसके रिस्पेक्ट में, जो सिर्फ साइंस ही पढ़ रहा है। तो सेम वही होती है, मैन्योर क्या करते हैं, सभी चीज़ें देती है। अब फर्टिलाइजर क्या करता है, जिस चीज़ की कमी होती है सिर्फ वही देती है। तो फर्टिलाइजर क्या करता है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा फुलफिल कर देती है, और पूरा फुलफिल करने की वजह से क्या होती है, आपका साइंस मतलब कि आपका जो फर्टिलाइज़र है उस में क्रॉप्स क्या होते हैं, अच्छे से ग्रो हो पाते, क्योंकि जिस जिस चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो सभी मिल गई, है ना। तो यहीं पे वही एक्टिविटी दिखाई गई है कि कैसे फर्टिलाइज़र और मैन्योर में कौन बेटर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन्योर अच्छा होता है, और अच्छा मतलब इन केस ऑफ क्रॉप्स यील्ड, मतलब कि फर्टिलाइज़र में क्रॉप्स का यील्डिंग अच्छा होता है विद रिस्पेक्ट टू मैन्योर। अब ये क्या लिखा है, हम इस चीज़ को भी पढ़ देते हैं एक बार। फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर्स ऑब्टेन अ बेटर फील्ड क्रॉप्स। हमने ये चीज़ बता दिया कि फर्टिलाइज़र का क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। बट देन वेयर इज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर नोट इंक्रीज। जब हमने दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जब हम ऊपर में टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ाए हुए थे, तो आपको हम बताए हुए थे कि नेचुरल क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे बताए हुए थे दो चीज़, दो पॉइंट बताए थे। एक बताए थे फार्मिंग, दो टाइप्स हम बताए हुए थे आपको, मैं अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनऑर्गेनिक फार्मिंग। आई होप कि आपको वो चीज़ें याद हो गई। तो आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं कि अब देश में क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाई जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो मेन्योर बढ़ाई जा रही है, और इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हो जा रही है, घटाई जाती है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग बोली तो जिसमें कि मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर कम यूज़ किए जाते हो। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि सर ये जो फार्मर्स को क्या करते हैं, मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर जो है अच्छा क्रॉप्स देता है। फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, अच्छे क्रॉप्स होते हैं, तब क्यों फर्टिलाइजर को कम यूज करने की सलाह दी जाती है, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव किया जाता है, प्रमोट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू किसका, इनऑर्गेनिक फार्मिंग के। जबकि हमने यहाँ पढ़ा कि ये जो है, ये फर्टिलाइजर बेटर होता है मन्योर से, ये अच्छा क्रॉप्स यील्डिंग होता है। क्यों इस तरह से होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो फर्टिलाइजर है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेज है, उस चीज़ को हम देखते हैं। These fertilizers can enter water bodies through runoff water and cause water pollution। पहली बात तो ये, हमने जो फर्टिलाइज़र मतलब छिड़क दिया, तो फर्टिलाइज़र छिड़क दिया, तो फर्टिलाइज़र एक केमिकल है, और वो केमिकल वाटर के द्वारा क्या हो सकता है, वाटर बॉडीज में जा सकती है, और वहाँ के ऑर्गेनिज्म को डेंजर कर सकती है, खतरनाक है उसके लिए, और वाटर बॉडीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दैट इज़ वाई एक प्रकार का ये वाटर पॉल्यूशन हो गया। तो ये वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। अब बोलोगे सर ह्यूमस भी तो बह के जाता होगा खेत में, तो ह्यूमस एक ऑर्गेनिक थिंग्स है, उसे जो होते हैं कोई बैक्टीरिया फंगस खा सकते हैं, और खा के साफ कर सकता है, और उससे कोई मरेगा भी नहीं, और वो अच्छी हेल्दी होगा। जैसे कि आप अगर पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं, आप पढ़े होंगे जब आप प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े थे, ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स, उसमें आप पढ़े होंगे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है, सड़े गले चीज़ को ही खाता है, और यहाँ पे डिकम्पोज होते हैं ये सब चीज़ें। ह्यूमस क्या है, नेचुरल थिंग्स है, तो ये सब चीज़ को डिकम्पोजर खा लेता है, और वो उससे और वो हेल्दी रहता है, और वाटर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसे खाने वाला या इसे कम करने वाला कोई है ही नहीं, दैट इज ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। The fertilizer in the water can also enter the body of humans through food chain and can be harmful to the human health। और इसके कारण ह्यूमंस भी क्या करें, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर का केमिकल्स को हम लोग खा लेंगे, जैसे कि, है ना, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे भी क्या होती है, इफेक्ट
करती है। आजकल देखते होंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की बीमारी हो रहे हैं, जबकि ओल्ड वाले पीपल क्या होता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो ऑर्गेनिक थिंग्स खा रहे थे, क्योंकि उस टाइम में फर्टिलाइजर था ही नहीं जो वो लोग यूज़ करते। लेकिन आजकल फर्टिलाइजर्स हैं, लोग ज़्यादा क्रॉप यील्डिंग के लिए लोभ के कारण ये सब यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लोग की बॉडी की हेल्थ पे क्या होती है, इफेक्ट करती है। अब देखोगे पहले के लोग जो 100-100 साल जीते थे, आजकल लोग 70-80 में ही निपट जाते हैं। यही इसके रीजंस हैं। थर्ड डिसएडवांटेज है इसका, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन रिड्यूस द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट एबिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने लग जाएंगे तो सॉइल का जो एबिलिटी होती है जिससे कि वो क्या कहते हैं सब्सटेंस का रिप्लेनिश करता है, उसकी एबिलिटी ही ख़त्म कर देती है। मतलब कि अब ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र यूज करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सॉइल फर्टिलाइज़र दोने के बाद भी उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। ये भी तो हो सकता है प्रॉब्लम कि जब फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल क्या होती है कि सॉइल में अब वो एबिलिटी नहीं होती है जिससे क्या हो, उससे मतलब कि उस जो हम फर्टिलाइज़र दिए हैं उसका न्यूट्रिएंट्स ही ना एब्जॉर्ब कर पाए। और कहीं ना कहीं ऐसा ज़्यादातर यूज़ करने के बाद सॉइल में ऐसा ही हो जाता है कि वो सॉइल एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, चाहे कितनों न्यूट्रिएंट्स दे दे। और अब इसके बाद क्या होगा, ये जो सॉइल है ये बंजर हो जाता है, मतलब अब यहाँ पे कोई क्रॉप्स नहीं उगेंगे, क्योंकि अब सॉइल में ना ही के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है और ना ही सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है, और ना ही न्यूट्रिएंट्स है तो क्रॉप्स उगेंगे नहीं और ये ले भी नहीं सकते हैं। दैट इज तो यहाँ पे अब क्रॉप्स उगेंगे ही नहीं। बात है समझ में आ गई। तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर के क्या कर लिए, डिसएडवांटेज को भी देख लिए। और यहाँ पे देखे एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल एंड मेक इट लेस फर्टाइल। हमने ऊपर भी सेम लगभग सेम ही चीज़ें हैं। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ये क्या करता है, केमिकल सॉइल के केमिकल नेचर को ही चेंज कर देता है। और केमिकल नेचर चेंज होने के बाद सॉइल क्या होती है, लेस फर्टाइल हो जाती है, मीन्स बंजर हो जाती है, क्रॉप्स तब नहीं उगेंगे, है ना। अब जो है थोड़ा सा फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दी गई है कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। आपको क्वेश्चन से जनरली पूछ देता है कि मैन्योर्स एंड डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप इसको इस तरह से छाप के आ सकते हो। वैसे ऊपर हमने जितना चीज़ें पढ़ा है, एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, इन सब से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। वट एवर मैं यहाँ पे फिर से दे दिया। क्या होता है, फर्टिलाइजर ये इनऑर्गेनिक साल्ट है। फर्टिलाइजर क्या है कि इनऑर्गेनिक साल्ट है। इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल, ये क्या है कि केमिकल जो कि लैब में बनाया जाता है। लेकिन मैन्योर क्या है कि नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजर के द्वारा बनाई जाती है, रिड्यूस ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। और यह प्लांट और एनिमल वेस्ट से क्या होती है, बनाई जाती है। ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है। दूसरा डिफरेंस, दीज आर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, ये क्या होती है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जाती है, लेकिन ये खेत में बनाई जाती है। क्या की जाती है, खेत में बनाई जाती है। तीसरा, दे डू नॉट ऐड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये कोई सॉइल में मतलब ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, खुद ही ह्यूमस है तो ऑब्वियसली बढ़ा देगा। तीसरा, दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। दे आर हैव अ रिलेटिव पुअर कंटेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। हमने बताया कि इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देता है और इससे क्रॉप यील्डिंग ज़्यादा होती है, इससे क्रॉप यील्डिंग कम होती है। आप ये भी अगला 5 नंबर में ये भी लिख सकते हो। बाय द फ्रॉक्टिकल क्रॉप यील्डिंग इंक्रीज, बाय द मिनरल क्रॉप यील्डिंग डिक्रीज, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर इट्स लेस अमाउंट, है ना, लेस अमाउंट से भी क्रॉप यील्डिंग, लेस अमाउंट में क्रॉप यील्डिंग होती है किसी मैन्योर में। तीसरा, ये जो है एक्सेसिव यूज के कारण ये क्या करता है, सॉइल को लेस फर्टाइल बना सकता है, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सॉइल अच्छा ही होगा। और आगे लिख सकते हो, फर्टिलाइजर जो होता है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, मतलब कि एक बार में यूज किए बस तभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैन्योर क्या होता है, अगर एक बार यूज कर दे तो 2-3 सीजन तक चलता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी घुलता ही नहीं है वाटर में, और जल्दी घुलता नहीं है वाटर में तो क्या होता है, 2-3 सीजन तक चलती है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। पाँचवा डिफरेंस लिख, और अगला डिफरेंस लिख सकते हो, फर्टिलाइजर जो है ये छोटा सा मतलब डब्बा में या फिर छोटा सा बोरा में आता है, लेकिन मैन्योर जो होता है वो क्या होता है, बहुत बड़े एरिया कवर, मतलब कि बहुत बड़े मतलब एरिया आपके में आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर जो तो छोटा अमाउंट में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दे, लेकिन मैन्योर जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट के लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए ना ट्रेवलिंग ले जाने होने के लिए। तो इस यही है कि मतलब इसके ये जो है लार्ज एरिया कवर करता है, ये लार्ज एरिया कवर नहीं करता है। आजकल तो आगे ये एक दवाई आगे, पहले तो बोरा में आता था, अब तो इतना छोटा सा शीशी आता है, उसके द्वारा आप क्रॉप मतलब कि खेत में छिड़क दो, अब नया नया आने वाला है। इस तरह से डेवलपमेंट होने के बाद ये छोटा एरिया को थोड़ा सा अमाउंट में होता है, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो ये सब क्या कहते हैं डिफरेंसेस, आप इसमें और भी ज़्यादा डिफरेंसेस लिख सकते हो।
अब जो है कुछ यहाँ पे क्यूरियोसिटी कॉर्नर है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो हम लोगों ने थर्ड स्टेप मैन्योरिंग और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को देख लिए। फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होता है, मैन्योरिंग क्या होती है, मैन्योर्स के क्या फ़ायदे हैं, फर्टिलाइज़र के क्या फ़ायदे हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ऐड क्यों की जाती है, कैसे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कम हो जाती है, इन सब चीज़ों को हमने इस क्लास में देख रखा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।